Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with new video. आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी की 5th लेसन वाटर की स्टडी करेंगे। इसके पहले इसी वाटर नाम के लेसन का हमने एक वीडियो पहले स्टडी कर लिया है। आज हम इसके सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि वाटर के विभिन्न मोमेंट्स जो ओशियन के अंदर हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे सुनामी कैसे आती है, टाइड्स क्या होते हैं, ओशन करंट्स क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। आगे बढ़ते हैं। यस, वाटर सर्कुलेशन, ओशन सर्कुलेशन को समझिए आप। ये देखिए, ओशन सर्कुलेशन का मतलब है कि ओशन का जो पानी है कहीं पर भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। एक जगह स्थिर नहीं रहता है। पानी हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ मूवमेंट करता है। वो पानी को मूवमेंट कैसे करता है, किस दिशा में करता है, इस बात को समझिए। पानी ये एक अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है ना। तो इक्वेटर के ऊपर हमेशा सन साइन होता है। इक्वेटर और कैंसर ट्रॉपिक, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हमेशा सन शाइनिंग ज़्यादा होती है, तो इस जगह में पानी ज़्यादा गर्म रहता है। तो पानी हमेशा गर्म जल धारा है, वो ठंडे की तरफ बहती है। यहाँ पानी आएगा, देखो यहाँ से पानी यहाँ आएगा, यहाँ से पानी गर्म होती हुई वापस इधर चला जाएगा। इस तरह से गर्म और ठंडी आपस में मिलता ही रहता है, ये मूवमेंट चलता रहता है। जैसे पानी गर्म होगा वहां से दूसरी दिशा मूवमेंट करेगा, और जो ठंडा पानी है वो इस तरफ से आएगा। तो ये बीच में से यहाँ क्या होते हैं, न तो गर्म होता है और न ठंडा होता है, तो इसे बोलते हैं फिश बैंक। फिश बैंक का मतलब है जहाँ पानी न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है, उस जगह बहुत ज़्यादा सारागोसो नाम की एक वनस्पति होती है जो मछलियों के खाने के काम में आती है, और वो स्थान मछली पालन का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो पानी का जो मूवमेंट है गर्म और ठंडे की वजह से होता है। ओशन जो जैसे गर्म होगा तो उसका पानी बाहर जाएगा, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी जल धाराएं वहां पहुंचेगी। द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज ए वेव। जो भी पानी का जो मूवमेंट है वेव के रूप में, धारा के रूप में बहता है। इट इज कॉज्ड बाय सम नेचुरल फोर्स की वजह से ये ऐसा होता है। आगे हम पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी का मतलब मैं पहले समझा देता हूँ, पहले हम पढ़ेंगे नहीं। जब भी ओशियन के अंदर, यहाँ लिखा है, जब भी ओशियन के अंदर अगर भूकंप आता है, समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है, तो समुद्र का पानी बहुत ज्यादा हलचलें क्रिएट करता है, बहुत ही तेज गति से विभिन्न दिशाओं में बहता है, और ये पानी का विभिन्न दिशाओं में बहना ही सुनामी कहलाता है ना। देखते हैं, एन अर्थक्वेक इज एन वेल्कोनिक एरप्ट और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तीनों चीजें हैं, या तो ओशियन के अंदर अर्थक्वेक आए, या ज्वालामुखी फट जाए, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड, या धरती के अंदर ओशियन के नीचे कोई लैंडस्लाइड हो जाए, वो भूकंप का ही प्रकार होता है। कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, इससे ओशन वाटर में बहुत ज्यादा मूवमेंट क्रिएट होता है। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कोल्ड सुनामी। इस तरह से इतनी इतनी ऊंची, इससे भी ज्यादा हाइट की समुद्री लहरें उठती है समुद्र के अंदर, जो स्थल भाग के आके टकराती है और स्थल भाग पर क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कर देती है। इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी का जो कारण है वो है समुद्र के अंदर आए हुए भूकंप और ज्वालामुखी का प्रकोप है। आगे देखते हैं, दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर ऊंची हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी ओवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर, मतलब 150 मीटर की ऊंची की लहरें, सुनामी की लहरें आपने दिखाई गई है, एक बार आई थी। हाई है और 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है। देखो स्पीड कितनी है, समुद्र में पानी की लहरें जब भूकंप आता है ना, तो 700 किलोमीटर की स्पीड चलती है। जब 700 किलोमीटर की स्पीड चलती है, इनमें फोर्स भी बहुत, ताकत भी बहुत ज्यादा आती है। जब ये कोई बिल्डिंग से टकराती है तो बिल्डिंग को अपने साथ में ले जाती है, बिल्डिंग को अपने साथ में ले जाती है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये सुनामी की लहरें होती है। सुनामी of 2004 caused a widespread damage in the coastal area of India। इंडिया के अंदर 2004 के अंदर सुनामी आई थी जिसमें बहुत ज्यादा त्रासदी हुई थी वहां पे।
दिंद्रा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। मतलब सुनामी के बाद में एक अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है इंडिया का, निकोबार का एक पार्ट है, छोटा सा आइलैंड है, वो बिल्कुल सबमर्ज हो गया था, डूब चुका था, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है। आई थिंक आपको सुनामी समझ में आई होगी। सुनामी के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सुनामी 3 कारणों से आ सकती है: भूकंप, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर क्या होती है, जो पृथ्वी नीचे की जो चट्टानें जो होती है वो खिसक जाती है, टूट जाती है अचानक, और टूटने से क्या होती है वहां पे, वो एक भूकंप का ही प्रकार होता है। जब सुनामी आती है मतलब अर्थक्वेक आता है समुद्र के अंदर, समुद्र का पानी जो है वो बहुत ही तेज स्पीड में इधर से उधर बहता है, और ये स्पीड ही डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। आपने देखा इस तरह से पानी इन बिल्डिंगों के जब ऊपर गिरता है तो क्या बिल्डिंग रह पाएगी, क्योंकि ये पानी बार बार कंटिन्यू इसी तरीके से आता रहेगा। देखो ये पानी बिल्डिंगों के अंदर से स्थल भाग में प्रवेश कर चुका है ना। आगे हम पढ़ते हैं टाइड्स। देखिए टाइड 2 प्रकार के होते हैं, है ना, इस बात को समझिए, है ना। एक तो होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड। मैं आपको टाइड को आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले हम ये पढ़ते हैं टाइड आते क्यों हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface cause the tide। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ ये सन हो गया है ना, और अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, तो मून की पोजीशन में यहाँ मान लेता हूँ कि मून यहाँ है। जब ये तीनों चीजें एक सीध में आ जाती है, अब मून यहाँ भी हो सकता है और 15 दिन के बाद मून यहाँ आ जाएगा, मून यहाँ भी हो सकता है ना। तो जब ये तीनों एक सीध में आते हैं तो सन और मून का ग्रेविटेशनल पावर अर्थ के ऊपर गिरता है, तो जब ग्रेविटी अर्थ के ऊपर आती है तो ये पानी को ऊपर खींचती है। ये ऐसा वास्तव में होता है, और हर जगह दिन में 2 बार टाइड आते हैं, है ना। तो जब पानी को ऊपर खींचता है तो यहाँ टाइड आते हैं, और जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तब इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, क्योंकि बड़े और हाई टाइड होते हैं। इसमें पानी की धाराएं बहुत ऊंची चढ़ती है, बहुत ऊंची बहती है, ऊंचाई में जाती है, समुद्री पानी काफी ऊपर उठ जाता है। ओके, समुद्री पानी को ऊपर उठने को टाइड कहते हैं, नीचे करने को ईब कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो ये किस वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, सन और मून का है। कब होता है, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। एक ही हो गया, द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड। मतलब दिन में 2 बार होता है, ये हर जगह दिन में 2 बार टाइड आएगा ही आएगा, क्योंकि मून की पोजीशन हमेशा चेंज होती ही रहती है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। एक होता है हाई टाइड, जब पानी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, काफी ऊंचाई पर पानी ऊपर उठता है, उसे हाई टाइड बोलते हैं। हाई टाइड तब आता है जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, है ना, एंड रिसीड फ्रॉम द सोर्स। शोर से पानी पीछे की तरफ हटता है और पानी ऊपर तेज गति से नहीं उठ पाता है। देखो ये लो टाइड का है। जब पानी थोड़ा ऊपर उठता है तो लो टाइड बोलते हैं, जब पानी काफी ऊपर उठता है यूं तो उसे हाई टाइड बोलते हैं। ये सब चीजें मैं आगे वाले अभी स्लाइड में समझाऊंगा आपको, देखते जाएं आप। अब 2 तरह के टाइड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्प्रिंग टाइड मैंने बताया था, जब मून सन और अर्थ तीनों एक दिशा में आ जाते हैं। देखो 2 कंडीशन हो सकती हैं, ये अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, और ये मून है जो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक तो स्थिति ये होती है कि मून जब यहाँ होता है ना, क्योंकि मून जो होता है अर्थ के चारों चक्कर लगाता है, तो ऐसे चक्कर लगाएगा, है ना। ये एक चक्कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 महीने में पूरा करता है, तो यहाँ तक 15 दिन में हो गया। तो एक स्थिति ये भी हो सकती है, ये सन हो गया है, अब मून यहाँ आ गया है ना, और ये अर्थ हो गई है, अर्थ तो यहाँ है ही। अब एक ये भी हो सकता है। तो इन तीनों तरीकों से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये क्या हो गए हैं, तीनों एक सीध में आ जाते हैं। जब मून अर्थ तीनों एक ही दिशा में एक लेवल पे होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, तो स्प्रिंग टाइड होता है। क्योंकि अब सन और मून का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। कब होता है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन।
अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन चंद्रमा यहाँ होता है, 15 दिन में चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो ये पूर्णिमा बन जाएगी, और वापस 15 दिन में ये वापस यहाँ आ जाएगा तो अमावस्या बन जाएगी। तो ऐसा चलता रहता है। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोज टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोज हाई टाइड। मैंने बताया था ना कि जब पानी अर्थ के काफी क्लोज होता है और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब पानी काफी ऊंचा उठता है तो उसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। इसे हाई टाइड भी दूसरा वर्ड कहते हैं, दोनों एक ही है। हाई टाइड स्प्रिंग टाइड एक ही है। ड्यूरिंग द फुल मून द न्यू मून, ध्यान दें फुल मून और न्यू मून के समय ऐसा होता है, हाई टाइड आता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। डेज द सन एंड मून एंड द अर्थ आर इन सेम लाइन, मैं बता एक ही सीध में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। एंड द टाइड्स आर हाई, और इससे टाइड हाई टाइड आते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। ये क्या कहलाते हैं? स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं। आई थिंक आपको ये तो समझ में आया होगा स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं। स्प्रिंग टाइड तब आता है अमावस्या और पूर्णिमा का दिन आता है। पहली बात ये क्यों आता है? क्योंकि इस दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं। एक ही लाइन पे होने से क्या होगा? एक ही लाइन पे होने से पृथ्वी पर सन और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही जगह गिरती है। दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक जगह गिरने से क्या होता है? स्प्रिंग टाइड आता है। अब हम पढ़ते हैं एक और टाइड, नीप टाइड। देखें, व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। अब मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर को समझिए। ये तो सन है ना, ये अर्थ है और ये मून है ना। मून जो अर्थ का जो चक्कर है 1 महीने में पूरा करता है, तो 7 डेज मून यहाँ आएगा, इस जगह आएगा, और ये यहाँ से लेकर के जब 15 दिन हो गए तो मून यहाँ आ जाएगा, फिर वापस 7 और 8 डेज आएगा तो यहाँ आएगा, और ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर बोला गया है, ये फर्स्ट क्वार्टर, और ये लास्ट क्वार्टर का मतलब थर्ड क्वार्टर है ना। जब यहाँ होता है तब ये क्या करता है? एक एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या बनाता है? अब ये सन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब 90 डिग्री एंगल बनाता है तब क्या होती है? हल्के टाइड आते हैं, बड़े टाइड नहीं आ पाते हैं, है ना। नीप टाइड का मतलब छोटा टाइड, है ना। क्यों आता है? क्योंकि अब क्या हो गया, मून यहाँ है ना, तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जब मून 15 दिन के बाद में यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, है ना। व्हेन मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनल, ये डायगोनल हो गया ना, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल टू द सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड। इसी का लो टाइड आता है। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। जो लो टाइड होते हैं, मैं अगर हिंदी में कहूँ सप्तमी, जो हिंदी महीने का हम कहते हैं सप्तमी अठमी, सप्तमी और अठमी के दिन ये आता है। सप्तमी के दिन यहाँ अमावस्या है तो 7 दिन 8 दिन के बाद में फिर यहाँ पूर्णिमा आ जाएगी, फिर 7 और 8 दिन के बाद में सप्तमी और अठमी के दिन ये नीप टाइड आता है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और, अब मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक स्थिति ये है न्यू मून के समय, एक स्थिति है फुल मून के समय। न्यू मून को समझिए कि ये मून जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो मून अब यहाँ है और 15 दिन के बाद में मून यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो जब मून, हम यहाँ समझते हैं कि न्यू मून के समय क्या है, पहले मैं ये जो यहाँ आने की स्थिति है वो यहाँ समझाऊंगा। तो मून जब यहाँ होता है, देखो अब मून यहाँ है तो तीनों एक ही लाइन पे आ गए हैं। तो सन की ग्रेविटेशनल पावर और मून की ग्रेविटेशनल पावर, दोनों की पावर एक ही जगह गिर रही है। जब एक ही जगह गिरती है तो समुद्र का पानी ऊपर उठता है, और जब ऊपर उठता है उसे बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड। अब 15 दिन के बाद में ये मून यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो वही बात है, तीनों एक ही दिशा में आ गए हैं। दोनों का, मून और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है ना। बात वही है। क्योंकि यहाँ क्यों आ जाएगा? क्योंकि मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो 15 दिन यहाँ आएगा ना, 1 महीने में पूरा चक्कर लगाएगा। तो 15 दिन में जब यहाँ आ जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। ये यहाँ बताऊंगा मैं। अब यहाँ देखिए आप, ये अर्थ हो गई है ना। यस, आगे देखिए, अब अर्थ यहाँ आ गई है। अब ये मून जो पहले यहाँ था, अब ये मुझे यहाँ दिखाना चाहिए था, यहाँ दिखाता तो भी तीनों एक दिशा में हो जाती। मैंने इसको, क्योंकि मून जो है ब्रॉडर वे में चक्कर लगाता है तो ऐसे आएगा,
है ना। अब ये यहाँ ये 15 दिन के बाद यहाँ पहुंचता है, तो 15 दिन के बाद में यहाँ पहुंचता है तो मून और सन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे गिरती है एक साथ में। तो इससे क्या होता है, हाई टाइड आते हैं। क्या आते हैं, हाई टाइड आते हैं। इसको बोलते हैं फुल मून। फुल मून को हम बोलते हैं पूर्णिमा और न्यू मून को बोलते हैं अमावस्या, है ना। तो इस तरह से ये टाइड आता है। तो ये स्प्रिंग टाइड का एग्जांपल है। और जब ये स्थिति तो हाई टाइड आती है, देखो इतनी ऊंची समुद्री लहरें उड़ती हैं और ये हर स्थान पर आता है। समुद्र में हर स्थान पर ऐसा होता है। दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड जरूर आते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नीप टाइड को। अब ये स्थिति समझिए, पहले मून यहाँ था न्यू मून के समय, अब 7 डेज के बाद मून यहाँ आ गया। अब यहाँ आने से क्या हुआ, ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे जा रही है और मून की भी है, जो कि 90 डिग्री एंगल पे है। जब 90 डिग्री एंगल पे होता है तो हल्का टाइड आता है, लो टाइड आता है। इसे बोलते हैं नीप टाइड। क्या बोलते हैं, नीप टाइड। ये हिंदी कैलेंडर में सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है। ये फर्स्ट क्वार्टर में हो गया। अब एक और बताता हूं मैं आपको। ये देखो, ये लास्ट क्वार्टर है। अब मून यहाँ था, फिर मून यहाँ आएगा इसकी जगह, और फिर 7 डेज के बाद मून यहाँ भी आएगा। तो मून मैंने यहाँ पहुंचा दिया है, ये देखो मून यहाँ आ गया। तो यहाँ आ गया तो भी क्या हो गया है, मून और सन का 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री एंगल पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, हल्का टाइड आएगा। तो मून जब यहाँ होता है तभी हल्का टाइड आता है और यहाँ होता है तभी हल्का टाइड आता है। जब मतलब मून जब सन के 90 डिग्री एंगल पे होता है तो आता है नीप टाइड। जब मून सन के 80 डिग्री एंगल पे होता है, 180 डिग्री एंगल पे होता है, तो आता है हाई टाइड। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो जब ये नीप टाइड होता है तब इस तरह के हल्के टाइड आते रहते हैं। आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम ओशन करंट्स। ओशन करंट को समझिए, समुद्र का जो पानी जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में बहता रहता है। उसके बहने के कुछ कारण है ना। उन उन करंट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। देखते हैं। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में बहते हैं वो, ऐसा नहीं कि कोई भी दिशा में चला जाए। उनका एक साइंटिफिक लॉजिक है, उस लॉजिक के हिसाब से वो हमेशा बहती है। वो क्या है, हम पढ़ेंगे। ओशन करंट्स मूव में बी वार्म और कोल्ड। ओशन जल की जो धाराएं हैं वो ठंडी और गर्म हो सकती है। ठंडी और गर्म किस वे में बताता हूँ। ये अर्थ है, ये अर्थ की इक्वेटर है ना, क्योंकि यहाँ सन हमेशा रहता है। वो ये मैं बोल देता हूँ कैप्रिकॉर्न, कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस इतनी इतनी डिस्टेंस का सन हमेशा साइन करता है ना। सन हमेशा मूवमेंट करता है, तो इस क्षेत्र का पानी हमेशा गर्म होता है। तो समुद्री मूवमेंट, जब भी पानी यहाँ गर्म होगा तो ये हमेशा बाहर निकलेगा, वो ये दूसरी जगह जाएगा ठंडा होने के लिए, और ये इसकी जगह लेने के लिए क्या करेगा, ठंडा पानी इस तरफ आएगा। तो ये मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। गर्म पानी इस तरफ आएगा और ठंडा पानी इस तरफ जाएगा, तो ये हमेशा चलता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ठंडी और गर्म धाराएं कहते हैं। अभी हम पढ़ते हैं। ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। मैंने क्या कहा है, वो होती है जो इक्वेटर के नजदीक क्रिएट होती है और पोल की तरफ जाती है, उसे बोलते हैं ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराएं, कोल्ड करंट कैरीज वाटर फ्रॉम पोल्स। वो जलधाराएं जो पोल से पानी लाती है, एंड हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड। वो जलधाराएं जो पोल से, नॉर्थ पोल से और साउदर्न पोल से पानी को इक्वेटर पे लेके आती है, क्योंकि वो पानी ठंडा होता है, क्योंकि पोल पे ठंड रहती है, तो उसे ठंडी जलधाराएं कहते हैं। अब जब ये दोनों, ये यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। जब ये दोनों, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जब यहाँ से जलधाराएं इधर बहती है और यहाँ से इधर बहती है, तो एक जगह आती है जहाँ दोनों जलधाराएं मिलती हैं, तो यहाँ न तो ठंडा होता है न गर्म होता है। इसको बोलते हैं फिश बैंक। क्या बोलते हैं, फिश बैंक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारागासो नाम की एक वनस्पति, एक प्लांट होता है जो मछली उत्पादन, मछलियों के भोजन के रूप में जाना जाता है। आगे हम और पढ़ते हैं। लिब्रिडो ओशन करंट इज ए कोल्ड करंट। लिब्रिडो एक ठंडी जलधारा है। बहुत सारे जलधारा, बहुत सारे नाम है, मैं सबके ध्यान नहीं बता सकते क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग लेसन होगा। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज द करंट वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है, गर्म जलधारा है। वार्म करंट्स ब्रिंग about warm temperature and over the surface. An area where the warm and cold current meet provide the best fishing ground
ऑफ द ग्राउंड। मैंने पहले बताया था जब ठंडी और जल धाराएं दोनों मिलती है तो उस स्थान पर फिशिंग बैंक डेवलप होते हैं, मछली उत्पादन के लिए आवश्यक क्लाइमेट डेवलप होता है, क्योंकि वहां पर सारागासो नाम की वनस्पति होती है ना। आगे हम और देखते हैं, ये समुद्री धाराएं हैं। ये देखो यहाँ इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये देखो इक्वेटर है, लाइन में सीधी नहीं खींच पा रहा हूँ। अब इक्वेटर देखिए, यहाँ से जल धाराएं इधर, यहाँ की ये पानी की धारा इधर निकल रही है, ये यहाँ जाएगी, है ना, और फिर इधर से क्या आएगी, ये ठंडी धाराएं आएगी, है ना। इस स्थान पर क्या करती हैं, ये जल धाराएं मिलती है। जब ये मिलती है तो क्या बनती है, सारागासो नाम की वनस्पति का विकास होता है, जो फिश बैंक के रूप में काम में आती है। ये सभी जल धाराएं, कुछ जल धाराएं ऐसे बहती रहती है तो ये इसके पैरेलल बहती ही रहती है। ये सब समुद्री धाराएं हैं। कभी समुद्री धाराओं का लेसन पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने सब चीज़ें बहुत ही आराम से एक्सप्लेन की है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।